हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये पोम ही काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि इस पोम का नाम जो है ना, वो क्यों रखा गया है। द राइम ऑफ द एंसेंट मैरिनर का मतलब क्या होता है कि एक एंसेंट मैरिनर की कहानी। और इसको किसने लिखा है? एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज का फुल नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? सैमुअल टेलर कॉलरिज। और ये पोम इंटरेस्टिंग क्यों है वो भी मैं आने वाले पॉइंट्स में बताऊंगा। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। जैसे कि मैं हर बार करता हूं आप लोगों के सामने, सबसे पहले हम लोग पोएट के बारे में जानेंगे। तो इसके पोएट का नाम क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। जो कौन थे? एक इंग्लिश पोएट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, साथ साथ में एक फिलोसफर भी थे। और उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर लिरिकल बैलेड्स लिखा था, जिससे कि रोमांटिक मूवमेंट का स्टार्ट हुआ था, या यूं कहो तो रोमांटिसिज्म का स्टार्टिंग हुआ था। अब तुम जो रोमांटिक का मतलब समझ रहे हो ना, वो यहाँ पे रोमांटिक का मतलब नहीं है। यहाँ पे रोमांटिक का मतलब क्या है कि इस एज से पहले जितने भी पोएट्स होते थे ना, मोस्ट ऑफ द पोएट्स क्या करते थे? दूसरों के वर्क को कॉपी करते थे, दूसरों के वर्क को ट्रांसलेट करते थे। लेकिन जब से ये एज स्टार्ट हुआ ना रोमांटिसिज्म, तब से लोग ना अपने मन की बात बताने लगे, यानी अपनी फीलिंग्स के बारे में वो बताने लगे, नेचर के बारे में बात करने लगे। तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? लिरिकल बैलेड से हुई, जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। और साथ साथ में सैमुअल टेलर कॉलरिज ने क्या किया था? अपना ही एक बायोग्राफी पब्लिश किया था, जिसका नाम क्या था? बायोग्राफिया लिटरेरिया। और ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस रोमांटिक पीरियड में। और सैमुअल टेलर कॉलरिज को लेक पोएट्स के मेंबर्स में भी रखा जाता है, यानी ये लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा होने वाले एक पोएट थे। और इनके साथ साथ किसका नाम आएगा आपके साथ? विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये था कुछ हमारे पोएट के बारे में, ज़्यादा नहीं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये स्टैचू दिखाता हूँ। पता है ये स्टैचू रियल स्टैचू है, और ये कहाँ पे है? ये वैचेट में है। और वैचेट कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और ये स्टैचू जो है ना, वो एक ट्रिब्यूट है जो किसको दिया जा रहा है? एस.टी. कॉलरिज को। ऐसा कहते हैं कि जब एस.टी. कॉलरिज यहाँ पे आए हुए थे, तो इस जगह से ही उनको ये पोम लिखने का इंस्पिरेशन आया हुआ था। अब चलो हम लोग चलते हैं इस पोम की कहानी की ओर। लेकिन जाने से पहले मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा जो पोम है ना, वो 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कितने पार्ट्स में? 7 पार्ट्स में। लेकिन सीबीएसई ने आपके सिलेबस में कितने पार्ट्स दिए हुए हैं पता है? ओनली 2 पार्ट्स। लेकिन ये 2 पार्ट्स भी जो है वो बहुत लंबा है, इसीलिए एक वीडियो में पूरे पार्ट्स को कवर करना मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इसका 2 पार्ट बनाया। इस पार्ट में हम लोग इस पूरा स्टोरी देखेंगे दोनों पार्ट्स का, साथ साथ में हम लोग पार्ट 1 का जो एक्सप्लेनेशन है स्टैंजा वाइज स्टैंजा, वो हम लोग देखेंगे। और जो दूसरा वीडियो आने वाला है उसमें सिर्फ हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्ट 2 देखेंगे। आई होप कि आप लोग ईगरली वेट करोगे उसके लिए। एंड थैंक यू सो मच, पिछले जितने भी वीडियोस में आपने भर भर के प्यार दिया ना, ऐसे ही देते रहो, सीखते रहो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस पूरे पोम की स्टोरी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये एक लिरिकल बैलेड है, और यूँ कहो तो ये एक बैलेड है। अब बैलेड मतलब समझ लो कि बैलेड एक लॉन्ग नैरेटिव पोम होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी स्टोरी को डिफाइन कर रहे होते हैं और उसकी एक राइम होती है। ठीक है। जनरली जो बैलेड्स होते हैं उसकी राइमिंग A B C B की होती है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, लेकिन ये भी एक स्टोरी को बता रहा है, इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टोरी जानते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी स्टोरी को बताते वक्त मैं अपने से कुछ डायलॉग्स ऐड करा हूँ, ताकि ये स्टोरी आपको ना ब्यूटीफुली समझ में आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी स्टार्ट होती है एक एंसेंट मैरिनर और एक वेडिंग गेस्ट से। बाकी सभी वेडिंग गेस्ट की तरह वो भी वेडिंग पार्टी अटेंड करने ही जा रहा था कि बीच में एक एंसेंट मैरिनर ने उसे रोक लिया। उस मैरिनर की दाढ़ी ग्रे कलर की थी और आंखें चमकीली थी। वो वेडिंग गेस्ट उसे बताता है कि मुझे देर हो रही है, लेकिन फिर भी वो उसे नहीं छोड़ता। दुल्हन के घर के दरवाजे खुल गए थे और सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी थी। एज अ फैमिली मेम्बर वो जल्दी में था। सारे गेस्ट आ चुके थे और टेबल पर डिनर भी लग चुका था। वेडिंग म्यूजिक भी सुनाई दे रही थी। उस मैरिनर ने उस वेडिंग गेस्ट को अपने पतले पतले हाथों से रोका और कहने लगा, एक जहाज था। तभी वो वेडिंग गेस्ट बौखला जाता है और कहता है, ओ भाई रुक जा, जान न पहचान बने जा रहे हो मेहमान, एकदम पगला गए हो का? चलो अपना हाथ नीचे रखो। इतना बोलते ही वो सेलर अपना हाथ उसके शरीर से हटा लेता है। अब वो उसे पकड़ा हुआ तो नहीं था, पर पता नहीं उसकी आंखों में ऐसी क्या चमक थी कि वो वेडिंग गेस्ट हिप्नोटाइज्ड हो गया। वो वहीं रुक गया और एक 3 साल के बच्चे के जैसा उसकी स्टोरी सुनने के लिए तैयार हो गया। अब वो सेलर अपनी कहानी
शुरू करता है। वो कहता है कि जब उसकी शिप हार्बर से निकलती है तब सभी लोग बड़ी खुशी से चीयर अप कर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें चर्च, हिल और हिल पर बना लाइट हाउस भी दिखाई देता है। ऐसा लग रहा था मानो वे लोग उन सभी चीजों के नीचे से पास हो रहे थे। वे और आगे बढ़ते गए। सूरज उनके बाएं तरफ से निकलकर दाएं तरफ डूब रहा था। इट मीन्स वे लोग साउथ पोल की ओर बढ़ रहे थे। जैसे जैसे दिन गुजर रहा था वैसे वैसे सूरज का पोजीशन ऊपर की ओर जा रहा था और एक दिन वो सूरज बिल्कुल उनके सर के ऊपर था। इट मीन्स वे लोग इक्वेटोरियल रीजन में पहुंच चुके थे। वो सेलर अपनी कहानी बता ही रहा होता है कि इसी बीच उस वेडिंग गेस्ट को एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ आती है जिससे यह पता चलता है कि वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी थी। अब उसका सब्र का बांध टूट रहा था क्योंकि वो उस पार्टी को अटेंड करना चाहता था। अब हमारे पोएट उस वेडिंग सीन को डिस्क्राइब करते हैं। वो कहते हैं कि वो जो ब्राइड है, दुल्हन, वो एक रेड रोज के जैसी सुंदर लग रही थी और उसे एक म्यूजिशियन के बैंड के द्वारा उस हॉल के अंदर ले जाया जा रहा था। भले ही वो वेडिंग गेस्ट छटपटा रहा था बट उसके पास स्टोरी सुनने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। फिर से वो सेलर अपनी चमकीली आंखों से उसे देखते हुए अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है कि तभी एक भयंकर और तेज तूफान आ जाता है और वो जहाज उसी में फंस जाता है। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि उसके प्रेशर से वो जहाज तेजी से साउथ डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगा। हवा का प्रेशर इतना तेज था कि शिप का फ्रंट पार्ट समुद्र में डूबने लगा। हवाएं इतनी तेज थी कि उसकी आवाजें जोर जोर से सुनाई दे रही थी और इसके वजह से शिप और भी तेजी से साउथ पोल की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही शिप साउथ पोल रीजन में पहुंचा वैसे ही चारों तरफ कोहरा और स्नो छा गया। अचानक से ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई। चारों ओर बड़े बड़े आइसबर्ग दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो चारों ओर उदासी ही उदासी छा गई हो। देयर वॉज नो साइन ऑफ लाइफ एनीवेयर। उन्हें ना तो कोई एनिमल दिखाई दे रहा था और ना ही कोई इंसान। जैसे जैसे वो शिप आइस से टकरा रहा था वैसे वैसे आइस से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। फाइनली एक लंबे समय के बाद उन्हें एक एल्बाट्रॉस दिखाई देता है। क्योंकि एल्बाट्रॉस को एक हॉली बर्ड माना जाता है इसीलिए शिप के क्रू मेंबर्स ने उसका स्वागत किया। क्रू ने उसे खाना भी खिलाया। वह उसी शिप के चारों ओर घूमने लगा। वो बर्ड उन लोगों के लिए एक गुड ओमेन यानी शुभ संकेत बनकर आया क्योंकि उसके आने के बाद सब अच्छा होने लगा। वह आइस जिससे वो शिप घिरा हुआ था वो धीरे धीरे टूटने लगा। वो शिप जो इतने दिनों से बर्फ में फंसा हुआ था वह अब आगे बढ़ने लगा था। साथ साथ एक फेवरेबल विंड भी चलने लगी जो उस शिप को नॉर्थ की ओर जाने में मदद कर रही थी। वो एल्बाट्रॉस भी उस शिप के साथ साथ ही उड़ रहा था। जब भी क्रू मेंबर्स उसे बुलाते वो खाने और खेलने के लिए उस शिप पर आ जाता था। वेदर चाहे जो भी हो वो एल्बाट्रॉस उस शिप पर ही रहता। हर दिन एक फिक्स टाइम पर वो आकर उस शिप के मास्ट पर बैठ जाता। मास्ट मतलब ये पिक्चर आप देख सकते हो, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लोग चर्च में हर शाम प्रे करने के लिए जाते हैं। स्टोरी बताते बताते सडनली उस सेलर का फेस सीरियस हो गया और वेडिंग गेस्ट ने प्रे किया कि भगवान उस सेलर को सारी बुराइयों से बचा के रखे। फिर वो उससे पूछता है कि अरे भाई ये बताओ कि तुम इतने सीरियस क्यों हो गए, इसके बाद हुआ क्या? वो सेलर बड़े ही दबे आवाज में कहता है कि मैंने अपना क्रॉसबो निकाला और उस एल्बाट्रॉस को मार दिया। तो ये था पार्ट 1। अब अगला जो स्टोरी है ये पार्ट 2 का है। इतने दिनों तक वे लोग कोहरे से घिरे हुए थे पर अब उन्हें सूरज दिखाई देने लगा था। वो फेवरेबल विंड जो साउथ से बह रही थी और उन्हें नॉर्थ की ओर लेके जा रही थी वो अब भी बह रही थी, पर इस बार वो एल्बाट्रॉस वहां नहीं था। उस सेलर ने सबके सामने ये कन्फेस भी किया कि उससे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है, उसने उस एल्बाट्रॉस को मार दिया। यह सुनकर सारे क्रू मेंबर्स बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि उनका मानना था कि वो बर्ड उनके लिए एक गुड ओमेन था, साथ ही साथ वो भगवान का एक हॉली मैसेंजर भी था। अब अगर आगे कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ वो सेलर ही होगा। अब जैसे ही वो शिप थोड़ा नॉर्थ की ओर पहुंचा सूरज आसमान में अच्छे से चमक रहा था। सारे लोग सूरज को देखकर काफ़ी खुश हो गए और अपने ओपिनियन भी बदल लिए क्योंकि इतने दिनों तक वो फ्रॉस्ट एंड मिस्ट के बीच में थे। अब वे लोग उस सेलर को सपोर्ट करने लगे। तुमने बहुत अच्छा किया,
उस बर्ड को मारकर। उस बर्ड के चलते ही हम फॉग और मिस्ट से घिरे हुए थे। यह वो बर्ड ही थी जिसने फॉग और मिस्ट को हमारे पास लाया था। उन क्रू मेंबर्स का ये एटीट्यूड हमें ये दिखाता है कि वे कितने फ्रिकल माइंडेड पीपल थे जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनी ओपिनियन भी बदल लेते थे। जैसे जैसे वो शिप आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे वो अपने पीछे एक वाइट कलर्ड फोम छोड़ता जा रहा था। समुद्र बिल्कुल शांत था एंड देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ देयर, और ऐसा लग रहा था जैसे उस सेलर का शिप उस जगह पर पहुंचने वाला पहला शिप था। सडनली साउथ से चलने वाला वो विंड रुक गया। अब विंड ही नहीं था तो शिप भी आगे नहीं बढ़ पाया, वो भी वहीं रुक गया। सारे लोग फिर से सैड हो गए क्योंकि उनका शिप समुद्र के बीचों बीच जाकर रुक गया। कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी, केवल जो आवाजें आ रही थी वो उन क्रू मेंबर्स के बात करने की आवाज थी। वेदर काफी हॉट हो चुका था और सूरज इतना तेज था मानो वो क्रू मेंबर्स के पसीने और ब्लड का प्यासा था। एक बार फिर से सन उन लोगों के बिल्कुल ऊपर था, जिससे ये पता चलता है कि वे लोग फिर से एक बार इक्वेटोरियल रीजन में पहुंच चुके थे। सन की साइज भी काफी बड़ी दिखाई दे रही थी। वह शिप कई दिनों तक उस जगह पर ही फंसा रहा, बिल्कुल वैसे जैसे कि किसी ने एक समुद्र में एक शिप की पेंटिंग बना दी हो, बिल्कुल मोशनलेस। गर्मी से शिप भी सिकुड़ने लगा था। हालांकि शिप के चारों ओर पानी ही पानी था, पर पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं था। सब खत्म हो चुका था। वो सेलर गॉड से प्रे करता है कि वो फिर से वो भयानक सिचुएशन नहीं देखना चाहता। शिप के चारों ओर अजीब क्रिएचर्स रेंगने लगे। ऐसा लग रहा था मानो मौत उनके चारों ओर आकर नाच रही हो। कुछ क्रू मेंबर्स को तो ये सपना भी आया कि उस हॉली एल्बाट्रॉस की आत्मा उनका पीछा कर रही है और उनसे अपने मौत का बदला लेना चाहती है। उस शिप पर सभी लोगों का प्यास से बुरा हाल हो रहा था। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था क्योंकि उन सबका गला बुरे तरीके से सूख चुका था। सारे क्रू मेंबर्स बड़े से लेकर छोटे तक उस सेलर को गुस्से से घूरने लगे। उन लोगों को यह लग रहा था कि आज वो जो भी चीज सफर कर रहे हैं वो सिर्फ इस सेलर के वजह से। क्यों? क्योंकि उस हॉली एल्बाट्रॉस की आत्मा ने उन सबको श्राप दे दिया है। उस सेलर को उसके पाप की सजा देने के लिए सभी लोगों ने उसके गले से हॉली क्रॉस को निकाल दिया और उस मरे हुए एल्बाट्रॉस की बॉडी को उसके गले में लटका दिया, ताकि उसे हमेशा अपने द्वारा किए गए इस पाप की याद आती रहे। तो प्यारे बच्चों, इस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में बस इतना ही था जो आपके सिलेबस में है।